जैसा कि आप सभी को अवगत है कि आपके कोर सब्जेक्ट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उसी कड़ी में आपका ये यूनिट नंबर 5 का नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस, जो आपका दूसरा सब्जेक्ट है, उसका सेकंड पार्ट आज हम करने जा रहे हैं। और फर्स्ट पार्ट में हमने देख लिया था पॉजिटिव रियल फंक्शन क्या होता है, किसी फंक्शन को कैसे प्रूफ करेंगे कि ये पॉजिटिव रियल फंक्शन है। उसके बाद मैंने ये भी बताया था आपको कि एडमिटेंस इम्पिडेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है आरसीएलसी की। और एक दो कुछ न्यूमेरिकल हमने पिछली बार किए थे। नौ उसी कड़ी में आज जो पूरा पोर्शन हमारा है, ये न्यूमेरिकल पोर्शन के ऊपर बेस्ड है। और आपको पता है ये पूरा ही सब्जेक्ट आपका न्यूमेरिकल है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा थ्योरी आपसे पूछी जाएगी या बहुत मायने में थ्योरी आपसे यहाँ पूछी जा सकती है। ऐसा कुछ इस यूनिट में अवेलेबल नहीं है और पूरे सब्जेक्ट में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। तो आप बड़े ध्यान से उन कॉन्सेप्ट को पकड़िएगा जो आपको बताए जा रहे हैं, जो आपको सिखाए जा रहे हैं ऑनलाइन लेक्चर के माध्यम से। हालांकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे इतनी आसान नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी एक समझ, एक ओवरव्यू जरूर आपका उस टॉपिक के बारे में, उस टर्मिनोलॉजी के बारे में, सवाल को हल करने का एक तरीका आपको मिल जाएगा। स्टेप क्या फॉलो करने होते हैं, अपनी तरफ से मैं इतना प्रयास करूंगा कि आपको न्यूमेरिकल स्क्रीन पे दिखने के बाद जब मैं उनके स्टेप आपको इम्प्लीमेंट करके बताऊंगा तो आपको वो बातें समझ में आए। थोड़ा सा फोकस करके पढ़िएगा, तो जो न्यूमेरिकल करने का तरीका है, स्टेप्स हैं, वो आपको आ जाएंगे। फिर किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता है, आप इजीली उसे एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सारी बातों के ऊपर नहीं जाने वाले हैं। और नेटवर्क सिंथेसिस के अंदर आज जो हम पोर्शन कवर करने वाले हैं यूनिट नंबर 5 में आज हम कवर करेंगे हर्बिज पॉलिनोमियल क्या होता है, कैसे प्रूफ करते हैं कि कोई पोलिनोमियल, कोई इक्वेशन, कोई फंक्शन हर्बिज है या नहीं है। देन हम बात करेंगे फोस्टर फर्स्ट फॉर्म की, फोस्टर सेकंड फॉर्म की, क्योर फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म ऑफ क्योर। तो क्योर और फोस्टर, यहाँ से मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ कि यहाँ से आपसे हमेशा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। अभी अगर मैं बताऊं तो ये जो फोस्टर फर्स्ट फॉर्म है और फोस्टर सेकंड फॉर्म है, यहाँ से पिछली बार 7 7 मार्क्स के दो न्यूमेरिकल पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। ऐसा नहीं है कि क्योर फॉर्म नहीं आती है, बट पिछली बार ऐसा हुआ है कि दोनों ही फोस्टर फॉर्म से सवाल पूछा गया है। अदरवाइज ऐसा होता है कि फोस्टर फर्स्ट फॉर्म पूछ लिया तो क्योर का सेकंड फॉर्म पूछ लिया, और अगर फोस्टर सेकंड फॉर्म पूछा तो क्योर फर्स्ट फॉर्म पूछ लिया। इस तरीके से न्यूमेरिकल आपसे हमेशा बनते रहे हैं, आगे भी बनेंगे। तो इसी कड़ी में आज हम आपके इस न्यूमेरिकल पोर्शन का जो प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ। आज हम इन दोनों क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखेंगे। प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और क्वेश्चन नंबर 4 ऑलरेडी हम प्रीवियस पार्ट में कवर कर चुके हैं। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि सर आपने केवल यहाँ पे 2023-24 के क्वेश्चन ही अटेम्प्ट दिखाए हुए हैं, क्या उससे पहले यहाँ से सवाल नहीं आए? तो मैं आपको बता दूं कि उससे पहले 2022-23 से पहले आपका सिलेबस इस यूनिट का कुछ और होता था। तो जब से सिलेबस चेंज हुआ है इस यूनिट का, तब से जो जो सवाल यहाँ आए हुए हैं, दो या तीन चांस में, वो सब हमने कवर अप किए हुए हैं। और वो सभी अगर लिखा नहीं गया है तो वो ऐसा नहीं है कि आया हुआ सवाल नहीं है। इस चीज को आप ध्यान रख के चलिएगा। तो ये आपका यूनिट नंबर 5 का सिलेबस है, ऑलरेडी मैंने पिछली टर्न पे आपको बता दिया था। आज जो पोर्शन हम कवर करने जा रहे हैं, दैट इज फोस्टर क्योर फर्स्ट फॉर्म एंड सेकंड फॉर्म। तो फोस्टर फर्स्ट फॉर्म, क्योर फर्स्ट फॉर्म, और क्योर सेकंड फॉर्म, और फोस्टर सेकंड फॉर्म, ये वाला पोर्शन इस पहले वाले पार्ट से हम कवर करने जा रहे हैं। और अगर आपको ध्यान हो तो पिछले वाले पार्ट में हमने ये सारे पोर्शन कवर अप कर लिए थे। पॉजिटिव रियल फंक्शन प्रॉपर्टी, एलसीआरसी, एमिटेंस,
फिल्टर हमने पढ़ लिया था, एक्टिव फिल्टर क्या होता है, पैसिव फिल्टर क्या होता है, हाई पास फिल्टर और लो पास फिल्टर के डेरिवेशन भी और ट्रांसफर फंक्शन भी हमने कैलकुलेट कर लिए थे। इसके अलावा हमने फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व भी बना लिया था, जहां से एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो ये पोर्शन हमने कवर अप कर लिया है, दैट मीन्स फिल्टर वाला पूरा पोर्शन हमारा कवर हो चुका है। अभी जो बचा हुआ पोर्शन है पहले पार्ट में से, न्यूमेरिकल वाला, वो आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैसे पता करेंगे कि कोई जो फंक्शन है वो हर्बिज पोलिनोमियल है या नहीं है। तो हर्बिज पोलिनोमियल की कंडीशन क्या होती है? ए पोलिनोमियल पीएस इज सेड टू बी हर्बिज पोलिनोमियल ओनली इफ, किसी भी पोलिनोमियल को हम हर्बिज तभी बुलाएंगे जब वो ये कंडीशन फुलफिल करेगा। कौन सी कंडीशन? पीएस शुड बी रियल व्हेन एस इज रियल। पीएस का मान, यानी जो पोलिनोमियल है पीएस, एस फोर लाप्लास डोमेन में फंक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है। तो कोई फंक्शन रियल तभी होगा जब एस का मान रियल होगा। तो एस के सभी मानों के लिए पीएस का मान रियल होना चाहिए। द रियल पार्ट ऑफ एवरी रूट शुड बी आइदर जीरो और नेगेटिव। तो रियल पार्ट जो होगा वो या तो जीरो के बराबर होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए। देयर शुड बी नो मिसिंग टर्म्स इन पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के अंदर कोई भी टर्म्स मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई इक्वेशन आपको दे रखी है x⁻³ प्लस 2x² प्लस 3x प्लस 1, इसका मतलब आप देखें एक सीक्वेंस में, एक डिग्री के सीक्वेंस में टर्म्स आगे बढ़ रही है पोलिनोमियल की। कोई भी टर्म्स मिसिंग नहीं होनी चाहिए। अगर कोई टर्म्स मिसिंग है तो वो हर्बिज पोलिनोमियल नहीं हो सकता। एक्स एक्सेप्ट ऑल इवन और ऑल ओड में मिस्ड। ऐसा पॉसिबल है कि सारी की सारी इवन मिस हो जाएं या सारी की सारी ओड डिग्री टर्म्स मिस हो जाएं, ये संभव है। किसी एक टर्म्स का मिस होना संभव नहीं होता। All क्वेश्चन टर्म्स of continued fraction of fs that is equal to ms upon ns should be positive। ये मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी। हम क्या करते हैं, इवन और ओड टर्म्स को जब फैक्टराइज करते हैं तो जो क्वोशंट आते हैं उन सभी क्वोशंट का मान पॉजिटिव आना चाहिए। द डिफरेंस बिटवीन द डिग्री ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज एट मोस्ट वन। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर की जो हाईएस्ट पावर है उनमें जो डिग्री का डिफरेंस होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। न्यूमेरिकली जब हम देखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएंगी ये चीजें। और लास्ट में एक नोट पॉइंट है, वेयर m इज द इवन डिग्री टर्म एंड n इज द ओड डिग्री टर्म्स ऑफ द फंक्शन fs। कोई फंक्शन दे रखा है, उसमें इवन डिग्री टर्म्स को m से रिप्रेजेंट करते हैं और ओड डिग्री टर्म्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने 3 टाइप में हर्बिज पोलिनोमियल को समझने की कोशिश की हुई है। पहला है टेस्ट वेदर द गिवन पोलिनोमियल आर हर्बिज और नॉट। फंक्शन दिया है s⁻⁴ प्लस s³ प्लस 2s² प्लस 3s+2। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ एस की सभी टर्म्स आ रही हैं, इवन भी और ओड भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं हम, सेपरेट इवन एंड ओड टर्म्स। इस पोलिनोमियल की इवन और ओड टर्म्स सेपरेट करेंगे। तो इवन टर्म्स को हम ms से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ms इवन टर्म्स यानी s की पावर जो इवन है उन सबको रखेंगे। तो s⁻⁴ प्लस 2s² और प्लस 2। वाई वी टेक हियर 2? देखिए 2 इंटू एस का पावर 0, और आपको पता है एस का पावर 0 मतलब 1, तो 2 रह जाएगा यहाँ पे। तो ये आपकी सभी कौन सी टर्म्स हुई? ये आपकी इवन टर्म्स हुई। नाउ व्हाट इज द ओड टर्म्स? तो ओड टर्म्स आपको दिख रही है s⁻³ और प्लस 3s। तो ये हमारी ओड टर्म्स हुई। नो परफॉर्म कंटिन्यूअस डिवीजन। इसके बाद क्या करना होता है, कंटिन्यूअस डिवीजन करना होता है हमें। और किस फॉर्म में कंटिन्यूअस डिवीजन करना होता है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ ms अपॉन ns। तो ns से डिवाइड करेंगे ms को। तो आप देख रहे हैं s⁻³ प्लस 3s डिवाइड करेंगे s⁻⁴ प्लस 2s² प्लस 2 को। तो मुझे यहाँ क्या बनाना है, देखिए यहाँ पे s³ दिया हुआ है लेकिन डिवाइड करते टाइम मुझे बनाना है s⁻⁴। तो मैं एक s से मल्टीप्लाई अगर कर दूं तो यहाँ s से मल्टीप्लाई करेंगे तो s⁻⁴ हो जाएगा, s⁻⁴ प्लस 3s²। नाउ माइनस करेंगे तो कट इट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा माइनस के s² और प्लस 2 आ जाएगा। अब ये जो बचा है, ये जो रिमाइंडर बचा है, इस रिमाइंडर से डिवाइड करते हैं जो मेरी s³ प्लस 3s वाली टर्म्स है। इसे कंटिन्यूअस फ्रैक्शन प्रोसेस बुलाते हैं, यानी पीछे वाली टर्म्स को आगे उतारते चले जाते हैं। इस तरीके से जो फ्रैक्शन होता है
उसे हम कंटिन्यूअस फ्रैक्शन टर्म्स या कंटिन्यूअस डिवीजन मेथड बुलाते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको यहाँ एस क्यू बनाने की कोशिश की, तो ऑलरेडी माइनस एस स्क्वायर था ये, और मैंने माइनस एस से जैसे ही यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म्स मेरी बन जाएगी प्लस के एस क्यूब, और प्लस टू में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के टू एस। नाउ माइनस करेंगे तो एस क्यूब से एस क्यूब कट जाएगा, और थ्री एस माइनस टू एस घटाएंगे, और तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो थ्री एस प्लस टू एस कितना हुआ, फाइव एस। लेकिन अभी देखिएगा आप कि जो हमारी दूसरी ही फ्रैक्शन टर्म्स है, दूसरी ही क्वेश्चन टर्म्स है फ्रैक्शन में, वो नेगेटिव बन गई है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि कंटिन्यूअस डिवीजन करते हुए हमारी दूसरी या तीसरी ही टर्म्स नेगेटिव बन जाए, तो उससे आगे हम डिवीजन करना छोड़ देते हैं। कारण क्या है? हर्बिज पोलिनोमियल होने के लिए कंडीशन होती है कि सभी क्वोशंट की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, किसी भी एक क्वोशंट की वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब यही हमें पता लग गया कि ये जो द क्वोशंट ऑफ कंटिन्यूअस फ्रैक्शन इज नेगेटिव, कंटिन्यूअस फ्रैक्शन का जो क्वोशंट है वो नेगेटिव है। नाउ हम क्या बात करेंगे? अगर नेगेटिव आ जाता है तो फंक्शन हमारा हर्बिज पोलिनोमियल नहीं होता, और अगर पॉजिटिव आता है तो फंक्शन हमारा हर्बिज पोलिनोमियल होता है। तो ये टर्म्स मुझे पता लगी यहाँ से। देन टाइप सेकंड, हर्बिज पोलिनोमियल का टाइप सेकंड अगर हम देखें तो इन दिस टाइप पोलिनोमियल बिकम्स सडनली जीरो इन मिडिल ऑफ द काउंट फ्रैक्शन। इसका मतलब क्या होगा? बीच में कहीं भी अगर जब हम फ्रैक्शन कर रहे होते हैं, कंटिन्यूअसली डिवीजन मेथड फॉलो कर रहे होते हैं, तो फंक्शन पूरी तरह से डिवाइड अगर हो जाए, यानी टर्म्स जीरो बन जाए, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम सेकंड टाइप की कैटेगरी में रखते हैं। और जब ऐसा होगा तो उस प्रकार के पोलिनोमियल को सिंप्लीफाई करने का, हल करने का क्या तरीका होता है, इसको भी समझेंगे। तो देखिए, एक फंक्शन दे रखा, फोर एक्स की पावर सिक्स प्लस टू एस की पावर फाइव प्लस सेवनटीन एस की पावर फोर प्लस एट एस क्यूब प्लस सिक्सटीन एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस थ्री दैट इज इक्वल टू जीरो। सेपरेट करेंगे इवन और ओड टर्म्स, एम एस दैट इज इक्वल टू फोर एस सिक्स प्लस सेवनटीन एस की पावर फोर प्लस सिक्सटीन एस स्क्वायर प्लस थ्री, एन एस दैट इज इक्वल टू टू एस की पावर फाइव प्लस एट एस क्यूब प्लस सिक्स एस। कंटिन्यूअस फ्रैक्शन परफॉर्म करेंगे, एन एस से डिवाइड करेंगे एम एस को। तो देखिएगा, मुझे बनाना है एस फोर एस की पावर सिक्स, और यहाँ पे क्या है, टू एस की पावर फाइव। तो मैं क्या करूँ, टू एस से अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं इस पूरी टर्म्स में, तो ये पहली वाली वैल्यू मुझे मिल जाएगी। जनरली मुझे पहली वैल्यू ही क्रिएट करनी होती है, बाकी टर्म्स में जो भी बच रहा होता है वो रिमाइंडर वैल्यूज में आ जाता है। तो पहली वाली वैल्यू के लिए बन गया टू एस का पावर सिक्स प्लस एट में करूंगा तो ये बन जाएगा सिक्सटीन एस का पावर फोर प्लस ट्वेल्व एस स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करूंगा, पहले वाली टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी, सेवनटीन में से सिक्सटीन जाएगा, एस की पावर फोर प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस थ्री। जिससे डिवाइड किया था उसको आगे रखेंगे, और जो रिमाइंडर है उससे डिवाइड करना शुरू करेंगे कंटिन्यूअस फ्रैक्शन के लिए। नाउ अब जैसे ही मैंने इसको टू एस की पावर फाइव बनाने की कोशिश की, तो आप देखेंगे यहाँ मुझे मल्टीप्लाई करना होगा टू एस से। तो जैसे ही मैंने टू एस से मल्टीप्लाई किया, तो ये टर्म्स हुआ टू एस की पावर फाइव प्लस फोर एस स्क्वायर में टू एस का मल्टीप्लाई करूंगा तो बन जाएगा एट एस क्यूब, और थ्री में करूंगा तो सिक्स एस। तो आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी टर्म्स, सेकेंड टर्म्स आते ही ये पूरी की पूरी जीरो बन गई। तो जब कभी बीच में कहीं कंटिन्यूअस फ्रैक्शन में जीरो बन जाती है, यानी पूरी पूरी डिविजिबिलिटी हो जाती है, तो उस टाइम पे हम उस तरीके की इक्वेशन को हल करने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन का सहारा लेते हैं। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है? ये जो एस की पावर फोर प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस थ्री वाली टर्म्स है, इसको हम ऑक्सिलरी इक्वेशन मान लेते हैं। और ऑक्सिलरी कब मानते हैं? जब कंटिन्यूअस फ्रैक्शन करते हुए हमारी टर्म्स बीच में कहीं जीरो बना दे पोलिनोमियल को। तो ऐसा यहाँ पे हुआ है, तो इसलिए अब हम इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसीडर करेंगे, और इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को एक बार डेरिवेट करेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार विद रिस्पेक्ट टू एस। तो जैसे ही हम इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन को, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एस की पावर फोर प्लस फोर एस स्क्वायर प्लस थ्री दैट इज कॉल्ड एम। जैसे ही हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी एन डैश, एस से हम इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वैसे हम इसे एन बुलाएंगे। तो फोर डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए फोर पहले आ जाएगा, फोर एस क्यूब, क्योंकि एन एक्स की पावर एन माइनस वन होता है डिफरेंशिएशन, और हियर हो जाएगा एट एस
2 - 1 यानी s बचेगा और 3 का 0 हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड, ये हमारी n हो गई और ये हमारा m है। तो फिर से हमें इवन और ओड टर्म्स मिल गई हैं फंक्शन हमारा। अब उसके बाद फिर से कंटिन्यूअस फ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। तो ये हमारा n है, m को n से डिवाइड करना शुरू करेंगे, 4s³ + 8s, s⁴ + 4s² + 3 डिवाइड करना शुरू किया। मुझे बनाना है यहाँ पे s4, और यहाँ पे क्या है 4s³। तो देखिए जो इसका s³ का जो मल्टीप्लायर है, s³ का जो मल्टीप्लायर है, आपको, आप देख रहे होंगे कि जो टर्म्स मुझे बनानी है उसमें तो 4 है ही नहीं, तो आप क्या करिएगा 1/4 कर दीजिएगा, और इनटू में s³ यहाँ है तो s और रख दीजिएगा, तो वैल्यू एक्चुअल में जो आपको क्यूशेंट होगा वो होगा s/4, जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद आपको ये टर्म्स मिलेगी, s⁴ प्लस 2s², सब्ट्रैक्ट करेंगे s⁴ से x⁴ कट जाएगा, घटाने के बाद यहाँ से आएगा 2s² + 3। नाउ इस टर्म्स को पूरी को यहाँ पे उतारेंगे कंटिन्यूअस फ्रैक्शन के लिए, और 2s² + 3 से डिवाइड करेंगे, तो 2s का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2s³ बन जाएगा, प्लस के 6s डिवाइड करेंगे, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा, देखिए ये 4 होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, ये 4 होगा, 4s³ पूरा पूरा कट जाएगा, यहाँ 2s बचेगा। नाउ इस 2s वाली टर्म से इस पूरी टर्म्स को फिर से डिवाइड करेंगे, तो ये इस बार s टाइम्स चला जाएगा, और 2s² कट जाएगा, फिर बचेगा 3, और 3 से जब 2s को डिवाइड करेंगे तो हम इसको करेंगे 2s/3, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, और सभी क्यूशंट आप देख रहे होंगे, सभी क्यूशंट यहाँ पे कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो जब भी बी मिडिल में कहीं जीरो बन जाएगा तो ये सेकंड टाइप बनता है, उसके बाद एक बार डेरिवेटिव को, ऑक्सिलरी इक्वेशन जो होती है उसे डिफरेंशिएट करते हैं, वहां से इवन और ओड टर्म बनती है, और फिर कंटिन्यूअसली डिवाइड करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि जितने भी क्यूशंट हमारे हैं वो क्या पॉजिटिव हैं। अगर सारे क्यूशंट हमारे पॉजिटिव होंगे, ऑल क्यूशंट आर पॉजिटिव, हेंस इट इज ए हर्बिज पोलिनोमियल, तो हमारा फंक्शन कैसा कहलाएगा, हर्बिज पोलिनोमियल कहलाएगा, और अगर नहीं होंगे तो हर्बिज पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा टाइप हुआ। बात करते हैं थर्ड टाइप की, इफ ऑल ओड और इवन टर्म्स आर मिसिंग फ्रॉम द पोलिनोमियल। कभी कभी आपको ऐसा भी सवाल मिल सकता है, ऐसा भी पोलिनोमियल मिल सकता है कि आपके सभी इवन या ओड टर्म्स पोलिनोमियल में से गायब हो जाएं। जैसे आप देखें, एक सवाल आपके सामने है, s⁴ + 3s² + 2, यहाँ से सभी ओड टर्म्स आपके मिस हैं। तो जब कभी ऐसा होगा तो इस प्रकार आप डिवाइड तो कर ही नहीं पाएंगे, तो डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एस। तो जैसे ही आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टर्म्स बनेगी 4s³ + 6s। नाउ ये आपका ns हो गया और ये आपका ms। डिवाइड करिएगा 4s³ + 6s से, s⁴ + 3s² + 2 को डिवाइड करेंगे, तो s/4 पहले लेना होगा, ये बनेगा s⁴, घटाएंगे तो 3s² + 2 बनेगा, इस टर्म्स को इससे डिवाइड करेंगे, यहाँ बन जाएगा 2/3 × 4s। ये समझने की जरूरत है कि अगर मुझे यहाँ 4 बनाना है और यहाँ ऑलरेडी 3/2 रखा हुआ है, तो आप इसके रेसिप्रोकल से हमेशा मल्टीप्लाई करिएगा, तो 2/3 हो गया। बनाना कितना है, 4 बनाना है, तो 4 की मल्टीप्लाई और कर दीजिएगा। यहाँ s² है, बनाना कितना है, q बनाना है, तो 4s से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो पूरा आपको पता लग जाएगा क्वेश्चन एक्चुअल में क्या आने वाला है। यही टेक्निक आपको यूज करनी है न्यूमेरिकल हल करते हुए। नंबर वाली टर्म्स नहीं है यहाँ पे, तो आपको ध्यान देना है कि किससे मल्टीप्लाई करूं कि पहली वाली टर्म्स बन जाए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ से 4s³ वाली टर्म्स कट गई, 6s और प्लस के 16s/3, घटाएंगे तो वैल्यू मुझे बचेगी 2s 2/3s, और यहाँ से बचेगा 3/2s² + 2। तो सबसे पहले तो इसके रेसिप्रोकल से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो आप देख रहे हैं 3/2 इंटू, बनाना क्या है 3/2 बनाना, तो 3/2s से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2s² बनाना था तो 3/2s² से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3/2s² बन गया, पूरा पूरा कट गया ये, और प्लस 2 आया। अ, आगे बची 2/3s। तो मुझे बनाना है यहाँ पे, देखिएगा जब मुझे बनाना है 2/3, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रेसिप्रोकल होगा 1/2 जो मल्टीप्लायर है, जो 2 का। ठीक है, और बनाना है 2/3, तो 2/3s से मल्टीप्लाई कर दिया इसका, तो बन जाएगा 2/3s, पूरा पूरा कटा। ऑल द क्यूसेंट्स आर पॉजिटिव। आप देख रहे हैं सभी क्यूसेंट हमारे कैसे आए हैं डिवाइड करने के बाद, कंटिन्यूअस डिवीजन में पॉजिटिव है, सभी पॉजिटिव है, ऊपर वाले भी सभी हमारे
पॉजिटिव है। अगर आप ऊपर वाले देखें तो यहाँ भी सब क्वेश्चन आपके कैसे आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यही कंडीशन हमें देखनी होती है कि सारे के सारे हमारे क्वेश्चन कैसे आ रहे हो, पॉजिटिव आ रहे हो। अगर किसी पोलिनोमियल में सभी क्वेश्चन पॉजिटिव हों तो वो फंक्शन या पोलिनोमियल कैसा पोलिनोमियल कहलाता है, हर्बिज पोलिनोमियल कहलाता है। तो ये हमारा हुआ हर्बिज पोलिनोमियल का। देन इसके बाद हम फोस्टर फॉर्म की बात करेंगे। फोस्टर फॉर्म को समझने से पहले मैं आपके सामने एक टेबल रखने जा रहा हूँ। और टेबल में आप देख रहे होंगे कि हमने कुछ एलिमेंट्स दिखाए हुए हैं। इम्पीडेंस और एडमिटेंस की टर्म्स में हम उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो हमने दिखा रखा है। तो रेजिस्टेंस को इम्पीडेंस की टर्म्स में जेड एस दैट इज इक्वल टू आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और एडमिटेंस जो होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, यानी 1/, में होता है। तो वाई एस बराबर हो जाएगा 1/r। और सर्किट में कैसे लगेगा, खाली रेजिस्टेंस लगेगा। अगर कहीं जेड एस इक्वल टू आर दे रखा है या वाई एस इक्वल टू 1/r दे रखा है तो सर्किट में उसमें आपको केवल आर लगाना है। और कहीं अगर इम्पिडेंस दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है, तो जेड एस बराबर हो जाएगा एल एस। रिप्रेजेंटेशन है, वाई एस बराबर हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/ls। कैपेसिटर दे रखा है तो 1/cs हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा cs। और रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस एक साथ हैं तो जेड एस इज इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस के एल एस। सिंप्लीफाई करेंगे, आपको पता ही है इसका रेसिप्रोकल करना है तो 1/r प्लस के एल एस। और सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए एस वाली टर्म्स हमेशा कांस्टेंट रखनी होती है, खाली रखनी होती है। तो यहाँ से एल कॉमन लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी नीचे से जैसे ही एल हम कॉमन लेंगे तो वैल्यू बन जाएगी एल बाहर और r/l प्लस के एस। और एल को आप ऊपर लेके जा सकते हैं तो 1/l एस प्लस के आर ओवर एल, यहाँ पे आप देख रहे होंगे। इसी प्रकार अगर रेजिस्टेंस के साथ में कैपेसिटर आएगा तो वैल्यू होती है आर प्लस के 1/cs। और सिंप्लीफाई करेंगे और इसे एस को सिंपल रख सकते हैं। इसी प्रकार यहाँ भी आप देख रहे हैं सिंप्लीफाई करके दिखाया हुआ है टर्म्स को। इंडक्टेंस के साथ में कैपेसिटेंस आएगा तो ये टर्म्स बनेगी, नाउ दिस टर्म्स। और अगर अ, आपके रेजिस्टेंस के साथ में इंडक्टेंस पैरेलल में कनेक्ट हो तो इस तरीके की टर्म्स आपको दिखाई देगी इम्पीडेंस के केस में, और इस तरीके की टर्म्स दिखाई देगी एडमिटेंस के केस में। तो ये वो टर्म्स हैं जो आपको पहचाननी है या बनानी है जब भी आपको नेटवर्क सिंथेसिस करना होगा किसी दिए हुए फंक्शन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आपको मेमोराइज रखनी है। अगर मुझे एडमिटेंस दिया है, अगर मुझे इम्पीडेंस दिया है, तो सर्किट में एलिमेंट कौन सा लगेगा, इस फॉर्मूले की हेल्प से ही, इस फॉर्मूले इन फॉर्मूलों के कंपैरिजन की हेल्प से ही वो टर्म्स वहां पे बनेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट फोस्टर फर्स्ट फॉर्म की बात करेंगे। फर्स्ट फोस्टर फॉर्म बनाने के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन का सहारा लेते हैं। सपोज करिएगा मुझे जेड एस दे रखा है तो जेड एस का मैं पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा, जो भी इक्वेशन मुझे दे रखी होगी और वहां से जो टर्म्स मुझे मिलेंगी उन्हें कुछ इस प्रकार से मैं कनेक्ट करूंगा सर्किट में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जेड एस दैट इज इक्वल टू Z1s और Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 डॉट डॉट एज यूजुअल जितने भी होंगे। और सर्किट में कैसे लगाना है, सर्किट में लगाना है दिस इज आर Z1, दिस इज Z2, दिस इज Z3, यानी सीरीज में लगाएंगे और नेटवर्क हमारा बन जाएगा। बट अगर मुझे पोस्टर सेकंड फॉर्म निकालनी है और मुझे एडमिटेंस दिया हुआ है, इम्पिडेंस नहीं दिया इस बार, तो मैं कैसे करूंगा। तो देखिए यहाँ तो इम्पीडेंस सीरीज में लगा था, एडमिटेंस देगा तो एडमिटेंस हमेशा सर्किट में पैरेलल में लगेगा। और बाई एस दैट इज इक्वल टू, वहां भी पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज होगा बट सर्किट में लगाना है पैरेलल में। तो वाई एस दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस y3 yn। और सर्किट में आप देख रहे होंगे कि पैरेलल में लगाना है, सीरीज में नहीं लगाना एक दूसरे के। तो ये हमारे फोस्टर फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब पिछली बार आए हुए दोनों न्यूमेरिकल हम जो है वो फोस्टर फॉर्म के हल करेंगे, फर्स्ट और सेकंड फॉर्म वाले। तो ये पहला सवाल एक दे रखा है आपको, आया हुआ है। हालांकि फोस्टर फॉर्म से पहले एक पॉजिटिव रियल फंक्शन हम चेक करने जा रहे हैं कि एफ एस इज इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2s+4 अपॉन S+3s+1। 2021-22 का आया हुआ सवाल है। और हम चेक करने जा रहे हैं कि ये दिया हुआ फंक्शन हमारा पॉजिटिव रियल फंक्शन है या नहीं है। तो देखिए चेक करने का क्या तरीका है। पॉजिटिव रियल ऑलरेडी मैंने कवर किया हुआ है पिछले लेक्चर में, बट एक सवाल यहाँ लिया हुआ है जो आया हुआ सवाल है, ऑल पोल्स आर रियल एंड
ऑन लेफ्ट साइड कैसे पता लगता है? डिनोमिनेटर की जो भी वैल्यूज हैं सबको जीरो के बराबर पुट करेंगे। तो देख रहे हैं आप डिनोमिनेटर में क्या है, एस+3 एस+1। जैसे ही मैंने इनको जीरो के बराबर रखा तो एस बराबर -3 आया, एस बराबर -1 आया। तो कौन से प्लेन पे चला गई वैल्यूज? ये वैल्यू चली गई है लेफ्ट प्लेन पर। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है पहले पॉइंट में, आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे लिखा गया है कि ऑल पोल्स आर रियल। एक तो रियल है, इमेजिनरी नहीं है कोई भी, और लेफ्ट साइड में लाई कर रहे हैं। अब हम चेक करेंगे डीएस यानी डिनोमिनेटर वैल्यूज फॉर हर बिच। तो दे रखा है s³ s² +2s+4। और यहाँ से जब मैंने वैल्यू फाइंड आउट की तो m का वैल्यू है s² +3 और n का वैल्यू है 4s। डिवाइड करेंगे, 4s से डिवाइड करेंगे s² +3 को। यहाँ पे बनाना है s²। तो s/4 से मैंने मल्टीप्लाई किया इक्वेशन में, जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया ये बना s²। s² से s² चला गया, बचा यहाँ पे 3। 4s को आगे उतार दिया, यहाँ पे बनाना है 4s। तो 4s/3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो 4s बन जाएगा यहाँ पे। और आप देख रहे होंगे कि सभी जो क्यूशेंट है हमारे कंटिन्यूअस फ्रैक्शन के, दैट इज पॉजिटिव, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव। और उसके बाद खत्म हो गया है, पूरा वेनिश हो गया है फंक्शन। तो कंटिन्यूअसली हमें लास्ट टर्म्स तक जाना होता है। और यहाँ पे ऐसा नहीं था कि कोई भी इवन या ओड टर्म्स मिस हो तो वो वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा कि डिफरेंशिएशन करेंगे ना। और सभी क्वेश्चन हमारे पॉजिटिव हैं, तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा है, पॉजिटिव है और रियल है। तो दोनों कंडीशन वेरीफाई हो रही है, पोल्स हमारे रियल हैं और नेगेटिव एक्सेस पे लाई कर रहे हैं, लेफ्ट साइड में लाई कर रहे हैं। और दूसरी बात, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव रियल चेक करने के लिए यही कंडीशन हमें वेरीफाई करनी होती है। देन फोस्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। फोस्टर फर्स्ट फॉर्म है, लेटेस्ट आया हुआ सवाल है, ऑलरेडी हमने कवर अप कर रखा है। तो y= दे रखा है s² + 2s, s² अपॉन में s² +4s+3। और फोस्टर फर्स्ट फॉर्म कन्वर्ट इनटू zs। देखिए फंक्शन बाई में दे रखा है यानी एडमिटेंस में दे रखा है। तो जब भी कभी ऐसा हो कि एडमिटेंस में दे रखा हो तो आसान तरीका ये होता है कि आप उसको इम्पीडेंस की टर्म्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और इम्पीडेंस में क्या होता है, देखिए जो एडमिटेंस होता है वो इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल होता है। तो आप इसको 1 अपॉन कर दीजिएगा, तो जब आप इसको 1 अपॉन करेंगे तो फंक्शन हो जाएगा s² +4s+3/s² +2s। नाउ आप डिवाइड करना शुरू कर दीजिएगा, किससे? s² +2s से। जब आप इस फंक्शन को डिवाइड करेंगे तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन मिलेगा 1, और यहाँ से वैल्यू बचेगी 2s+3। तो एक टर्म्स यहाँ से एलिमिनेट हो गई है और पार्शियल फ्रैक्शन मिला है 1 प्लस के 2s+3, यानी कि जो रिमाइंडर था, और अपॉन में जो डिवाइडर था। और डिवाइडर में से मैंने s बाहर लिया तो यहाँ रह जाएगा s+2। तो आप देख रहे हैं s × s+2 रह गया। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लीजिएगा, यहाँ से तो 1 ही रहा, और यहाँ से हो गया a/s पहले s के लिए, और ये s+2 के लिए हो गया b/s+2। सिंप्लीफाई करेंगे इसे। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ आपको पार्शियल फ्रैक्शन नहीं सिंप्लीफाई कराने जा रहा हूँ। ये तरीका मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको ऑलरेडी पहले से आता है, तो मैं इन वैल्यूज को डायरेक्टली ले रहा हूँ। फिर भी अगर किसी को नहीं आता है तो एक बार पार्शियल फ्रैक्शन की वीडियो देखिएगा, आपको पता लग जाएगा कैसे किया जाता है। तो a बराबर आया सॉल्व करने के बाद 3/2, और b बराबर मिला मुझे 1/2। तो इन वैल्यूज को मैं उठा के यहाँ पे पुट कर दूंगा, a की जगह 3/2 और b की जगह 1/2। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं ये काम करने जा रहा हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पुट कर दिया है ZS, दैट इज इक्वल टू, ए की जगह मैंने रखा 3/2 और बी की जगह मैंने रखा 1/2, तो 1/2 अपॉन s+2। पहला जो वैल्यू है मेरा वो Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा जो वैल्यू है वो मेरा Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 Z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3/2 S Z2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला पोर्शन मेरा Z3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हाट इज Z1? तो आप देखेंगे कि ये कांस्टेंट टर्म्स है, और कांस्टेंट टर्म्स क्या होती है? इट ऑलवेज रिप्रेजेंट ए रेजिस्टेंस। तो एक 1 ओम के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। Z2 क्या है? Z2 का मान है 3/2 S, 3/2 अपॉन s। नाउ आप अगर देखें तो इम्पीडेंस की टर्म्स में 1 अपॉन समथिंग होता है, समथिंग अपॉन s कुछ नहीं होता। तो आप इस फॉर्म को जब कन्वर्ट करेंगे तो ये वैल्यू नीचे, क्या अगर ये वैल्यू नीचे जाएगी, यानी 1 अपॉन अगर मैं इसे बनाने की कोशिश करूंगा तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2/3 इंटू s। नो, 1/2/3।
कंपेयर करिएगा 1/CS से। तो 1/CS, इसका मतलब एस यहाँ भी है यहाँ भी है, लेकिन सी की जगह क्या है, 2/3 है। इसका मतलब सी का मान आपको पता लगा, सर्किट में सी का मान कितना है, 2/3 फैराड है। ऐसे ही आप तीसरे वाले से भी कंपैरिजन करके वैल्यू निकालिएगा। ये सारी वैल्यूज जो टेबल मैंने बना के दी है वहां से मैं लिख रहा हूँ, तो वो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो Z3 दैट इज इक्वल टू 1/2 अपॉन S+2। नाउ आप देखिएगा फिर से ऊपर कोई वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, नाउ स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे, तो ऊपर एक वैल्यू आती है, तो वो आती है 1/C अपॉन S+ के 1/RC। तो इसका मतलब जब आप इन वैल्यूज को यहाँ से कंपेयर करेंगे, तो 1/C दैट इज इक्वल टू 1/2, तो C का मान तो आ जाएगा 2। और अगर मैं यहाँ से कंपेयर करूँ 1/RC, तो 1/RC बराबर है 2, लेकिन RC लिखना चाहूँ तो RC बराबर हो जाएगा 1/2। तो अभी देखें C का मान है 2 और RC का मान है 1/2, मुझे चाहिए R यहाँ से, तो C को इधर भेज दीजिएगा, 1/2 इंटू सी हो जाएगा। सी की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, तो आर निकल आएगा, आर का मान आया 1/4 और सी का मान है 2। तो देखिए ये दोनों जो है जब भी इनटू में आएंगे तो इसका मतलब ये पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो आर है 1/4, मैंने 1/4 रखा, और कैपेसिटर है 2, तो मैंने 2 फैराड रखा है। सारी वैल्यूज मुझे मिल चुकी हैं विद द हेल्प ऑफ टेबल। कंपैरिजन करने के बाद, टेबल से कंपैरिजन करने के बाद सारी वैल्यूज मुझे मिल गई हैं। इन वैल्यूज को मैं फाइंड आउट करूंगा विद द हेल्प ऑफ जो सर्किट मैंने वहां पे बनाया था, उसी सर्किट की हेल्प से। तो कुछ नहीं करना, सभी को सीरीज में लगा देना है, क्योंकि इम्पीडेंस मैंने कंसिडर किया हुआ है। तो देखिए पहला जो वैल्यू है मेरा रेजिस्टेंस का 1 ओम, दूसरा कैपेसिटर का है 2/3 फैरेड जो Z2 रिप्रेजेंट कर रहा है, तीसरा Z3 रिप्रेजेंट कर रहा है कैपेसिटर 2 फैरेड के साथ 1/4 ओम का रेजिस्टेंस। सर्किट बन के तैयार हो गया। ये मेरी फोस्टर फर्स्ट फॉर्म होती है। इस प्रकार अगर कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप उसको इजीली सिंपलीफाई कर सकते हैं। बस टेबल में रखे हुए एलिमेंट की वैल्यूज किस तरीके से कनेक्ट करनी है, कंपैरिजन कैसे करनी है, ये ध्यान रखना है। नाउ सेकंड न्यूमेरिकल है सिंथेसाइज द गिवन नेटवर्क यूजिंग द फोस्टर। सेकंड फॉर्म लेटेस्ट न्यूमेरिकल है, आया हुआ है। फिर से आप देख रहे हैं z इज इक्वल टू समथिंग दे रखा है। सेकंड फॉर्म में जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एडमिटेंस कैलकुलेट करते हैं। तो अगर इम्पीडेंस में दे रखा है तो हम उसे रेसिप्रोकल करके एडमिटेंस में कन्वर्ट कर लेंगे। और रेसिप्रोकल का मतलब है इस पूरे फंक्शन को 1/, में कर दो। जैसे ही आप 1/, में करोगे तो नीचे वाली टर्म्स ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली टर्म्स नीचे आ जाएगी। तो ये हो गया 2, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया S⁴ प्लस 10s² प्लस 9 अपॉन, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो S³ प्लस 4s। डिवाइड करना शुरू करेंगे, पहला क्वेश्चन मिला 2s। नाउ पार्शियल फ्रैक्शन, पहले क्वेश्चन के बाद ही पार्शियल फ्रैक्शन हो जाता है, क्योंकि हमें करना होता है फोस्टर फॉर्म में पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो पार्शियल फ्रैक्शन मुझे मिला, और पार्शियल फ्रैक्शन मिला 2s प्लस के 12s² प्लस 18 अपॉन S² प्लस 4। कैसे मिल रहा है ये, तो देखिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ आया है आपका 12s² प्लस 18, तो ये तो बची हुई टर्म से रिमाइंडर वाली ऊपर आ गई। और भागफल क्या है, भाजक क्या है, S³ प्लस 4s। अगर मैं यहाँ से S कॉमन ले लूँ बाहर, तो ये हो जाएगा S², S × S² प्लस 4। तो ये पार्शियल फ्रैक्शन की टर्म्स बनी मेरी। YS इक्वल टू, मैंने लिख लिया 2s प्लस AYS प्लस PS अपॉन S⁴ प्लस 4। ये पार्शियल फ्रैक्शन को लिखने का तरीका है, कैसे लिखते हैं, अगर इस तरीके की फॉर्म बन जाए तो उसे कैसे लिखा जाता है। तो ये उसे लिखने का तरीका है, ऑलरेडी हम पहले से पढ़ चुके हैं 12वीं क्लास में। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ए और बी की वैल्यू आएगी, ए की वैल्यू आएगी 9/2 और बी की वैल्यू आएगी 15/2। पुट कर दीजिएगा यहाँ पे। जैसे ही पुट करेंगे तो 2s प्लस के 9/2s प्लस 15/2s ऑन S² प्लस 4। नाउ आगे सिंपलीफाई करेंगे और वही फंडा अप्लाई करेंगे जो ऑलरेडी मैंने आपको कंपैरिजन करने का बताया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 2s ये YS को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी CS से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और आपको पता है कि व्हाट इज CS। सेकंड वन इज, देखिएगा 1 ऊपर आ रहा था 9/2, तो हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/9s हो जाएगा, ये कहलाएगा /2। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक तरीके से 1/LS को। कौन सी फॉर्म है, 1/LS की फॉर्म है। थर्ड फॉर्म है 15/2s अपॉन S² प्लस 4। मैं इसको रेसिप्रोकल भी कर सकता हूँ और लिख सकता हूँ S/L अपॉन S² प्लस LC से कंपैरिजन करूंगा तो मुझे फॉर्म मिल जाएगी YS बराबर 2s, पहला मिला है YS बराबर
2s, यानी सी एस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो सी का मान क्या हो गया, यहाँ से 2 हो गया। सी का मान क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 फैरेड का कैपेसिटर लगाना है। वाई टू क्या है, 1/2/9s। कंपैरिजन करूंगा 1/ls से। इसका मतलब एल का वैल्यू क्या हो गया, 2/9 हो गया। तो 2/9 हेनरी का इंडक्टर लग गया। नो, थर्ड वैल्यू इज S/L अपॉन S² प्लस 1/LC की फॉर्म में कन्वर्ट करा हुआ है ऑलरेडी। तो आप देख पा रहे होंगे एस यानी 15/2s अपॉन S की पावर S² प्लस 4। इस टर्म्स में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो आप देख पा रहे होंगे ये तो वैल्यू बन जाएगी किसकी, 2/15 इंडक्टेंस की। एंड नाउ व्हाट इज कैपेसिटिव वैल्यू, तो कैपेसिटर की वैल्यू बननी है 15/3। 15/3, 15/8 बनी कैसे है, तो देखिए निकालने के लिए मैंने यहाँ से कैलकुलेट किया है। एल का तो मान है 2/15, और एलसी, एलसी का मान है आपके, आप यहाँ से देखेंगे तो एलसी का मान है आपके 4। अभी अभी आपने देखा एल का मान तो हमारे पास है, कितना है, 2/15। मुझे निकालना है सी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूं, आप देखेंगे सी बराबर हो जाएगा 1/4 एल। एल का मान रख दिया मैंने यहाँ पे, तो 1/4 और 2/15, सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 15/8 एफ, यानी कैपेसिटर का मान आ गया 15/8 एफ। कनेक्ट कैसे होते हैं ये सीरीज में कनेक्ट होते हैं इंडक्टर और कैपेसिटर। ठीक है, जब इस तरीके की फॉर्म मिलेगी तो ये सीरीज में कनेक्टेड होंगे। एडमिटेंस के केस में, इम्पीडेंस के केस में पैरेलल में। सारी वैल्यूज मुझे सर्किट की मिल गई हैं, मुझे कनेक्ट कर देनी है और सर्किट बना देना है सेकंड फोस्टर फॉर्म का। तो चलिए सर्किट बनाते हैं अपना। यहाँ देखिएगा, यहाँ सभी वैल्यूज कैसे कनेक्ट होंगी आपको पता है। इम्पीडेंस के केस में सीरीज में कनेक्ट होती हैं, और एडमिटेंस के केस में पैरेलल में कनेक्ट होती हैं। तो रिप्रेजेंटेशन होएगा YS 2 फैरेड, देन 2/9 हेनरी, और देन दोनों जो सीरीज में कनेक्टेड थे 2/15 हेनरी और 15/8 फैरेड, ये पैरेलल में कनेक्ट हो जाएंगे। फोस्टर फॉर्म का सर्किट डायग्राम सिंथेसिस हो जाएगा, डायग्राम बन के तैयार, नेटवर्क सिंथेसाइज हुआ। तो ये मेरा फोस्टर सेकंड फॉर्म था। क्योर फर्स्ट और क्योर सेकंड फॉर्म कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो देखिए कंटिन्यूअस फ्रैक्शन परफॉर्म करने होते हैं। फंक्शन ऑलरेडी हमें या तो इम्पीडेंस की टर्म्स में गिवन होगा या तो एडमिटेंस की टर्म्स में गिवन होगा। अरेंज फंक्शन इन डिसेंडिंग पावर, फंक्शन को हम डिसेंडिंग पावर में अरेंज करेंगे। और रिप्रेजेंट करने का तरीका, अगर इम्पीडेंस दिया हुआ है तो स्टार्टिंग होगी इम्पीडेंस से और पैरेलल में कनेक्ट होगा एडमिटेंस, फिर इम्पीडेंस आएगा, फिर पैरेलल में इम्पीडेंस। ठीक है, लेकिन अगर एडमिटेंस दिया हुआ है तो पहले एडमिटेंस आएगा, फिर आएगा इम्पीडेंस, फिर एडमिटेंस आएगा, फिर इम्पीडेंस। तो फंक्शन जिसमें दिया हुआ होता है उसी के हिसाब से हमें स्टार्ट करना होता है सर्किट बनाना। तो ये सर्किट बनाने का तरीका है कि कैसे सर्किट बनाएंगे क्यूर फॉर्म के। नाउ फर्स्ट क्यूर फॉर्म की बात होगी, सेकंड क्यूर फॉर्म में क्या होगा, अरेंजिंग द फंक्शन पावर इन असेंडिंग ऑर्डर। फंक्शन की जो पावर है उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में, न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें ज्यादा समझ में आएगा। तो एक न्यूमेरिकल है, सिंथेसाइज द गिवन नेटवर्क क्योर सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म का ही एग्जांपल है, आया हुआ, फर्स्ट फॉर्म का आया नहीं है। तो क्या करना है, नंबर शुड बी ग्रेटर और इक्वल। सबसे पहले देखते हैं कि डिनोमिनेटर और जो नोमिनेटर होता है उसके हाईएस्ट डिग्री की जो पावर है उसमें कितने का अंतर है। तो आप देखें जरा एक बार, सबसे पहले तो इम्पीडेंस दिया हुआ था, मेरे को इसको कन्वर्ट करना है एडमिटेंस में, क्योंकि सेकंड क्योर फॉर्म जो है हमेशा एडमिटेंस में सर्किट को डिजाइन करती है। तो एडमिटेंस में करने के लिए क्या करेंगे, 1/1/ZS करेंगे, यानी इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर दूं तो इम्पीडेंस मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, YS मिल जाएगा। तो मैंने 1 अपॉन किया तो वैल्यू हो गया 3s का पावर 4 प्लस 24s² प्लस 36 अपॉन SQ प्लस 4s। इसका मतलब एडमिटेंस की टर्म्स में फंक्शन को जैसे ही मैंने रखा, ये वैल्यू मेरी ठीक है। ऊपर हाईएस्ट डिग्री की पावर 4 है, नीचे 3 है, डिफरेंस आ रहा है 1 का। तो पहली कंडीशन चेक हुई। दूसरी कंडीशन, डिवीजन स्टार्ट करेंगे 4s प्लस S³ से। क्या करेंगे, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में पावर को रख लेंगे, सभी पावर को असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, छोटी पहले फिर बड़ी। तो 4s प्लस S³ नाउ 36 प्लस 24s² प्लस 3s की पावर 4 डिवाइड करना शुरू करेंगे। तो पहला डिवीजन आएगा हमारा, यहाँ क्या बनाना है, 36 बनाना है, और यहाँ तो 4s है तो 9
9/s से मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ 36 बनेगा। तो 9/s, और 9/s मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा एडमिटेंस कहलाएगा। और रिप्रेजेंट होता है 1/ls की फॉर्म में, रिप्रेजेंट किया जाता है 1/ls की फॉर्म में। इसका मतलब यहाँ तो 9/s आ रहा है, तो मुझे ऊपर 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 9 को नीचे लेके जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 1/s/9। फंक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। और फिर फ्रैक्शन आएगा 15s² + 3s⁴, 4s+s³ यानी इसको डिवाइड करना है इस टर्म से। डिवाइड करूंगा तो 14/15s आएगा। Z2 मिल गया। और फिर से मुझे यहाँ 1/cs की फॉर्म बनानी है, तो 1/cs की फॉर्म रेसिप्रोकल कर देंगे इसका, तो बन जाएगी 15/4 फैराड, यानी कैपेसिटिव वैल्यू बन जाएगी। 1/5s की उससे डिवाइड करना है, जो ये मेरी टर्म्स बची हुई है 15s² + 3s⁴ को डिवाइड करेंगे 15/s × 5, और पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मुझे टर्म्स मिलेगी यहाँ से y3। पहले y1 मिली, फिर Z2, फिर y3। तो टर्म्स मुझे मिल गई हैं, वैल्यूज मैं यहाँ से टेबल से कैलकुलेट कर लूंगा। तो पहला वैल्यू मिला मुझे 1/9 हेनरी। 1/9 हेनरी कैसे मिला, क्योंकि ये एस के अपॉन में जाएगा, तो आप इसकी कंपैरिजन करेंगे एल एस से, तो एल एल का मान आएगा 1/9, तो 1/9। तो पहला हमारा क्या हो गया, एडमिटेंस हो गया। फिर दूसरा हमारा क्या आएगा, दूसरा हमारा इम्पीडेंस आएगा। तो इम्पीडेंस में क्या दे रखा है हमारा, कैपेसिटिव वैल्यू निकल के आई है। कैपेसिटिव कितनी है, 15/4 f। फिर हमारा एडमिटेंस आया 1/75 h। फिर हमारा इम्पीडेंस आया 15 फैरेड। तो इस प्रकार सर्किट में हम इनको लगाएंगे, अप्लाई करेंगे, और क्योर फर्स्ट और क्योर सेकंड फॉर्म हम डिजाइन कर पाएंगे। तो ये कुछ न्यूमेरिकल थे आज के लेक्चर में आपके, जो आपने देखे, समझने की कोशिश की। मैंने अपनी तरफ से स्टेप आपको बताने की कोशिश की है। इनको बार बार देखिएगा, रिपीट करिएगा, और जब आप इनकी रिवीजन करेंगे तो आप इनको इजीली समझ पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आप सभी का लगातार बने रहने के लिए लेक्चर में सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।